हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर विच इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। ठीक है, ये चैप्टर है सेल, और सेल को हम कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, देखो अब इस चैप्टर के जो टाइटल है इसी में आपको पता चल गया कि सेल लाइफ का यूनिट है। इसका मतलब ये सेल्फ सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तो नहीं होगा। यही एक मेन डिफरेंस भी है लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग है ना, वो जी रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं क्योंकि उनके पास सेल है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल फॉर्म नहीं होता है, इसलिए वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो अब देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिनके पास सेल है, ठीक है, तो सेल नंबर के बेसिस पे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं या तो ये मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं। तो ये जो कैटेगराइजेशन है किसके बेसिस पे है? इट इज बेस्ड ऑन सेल नंबर, कितने सेल्स हैं उनके पास। ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट, कितने सेल्स हैं इनके पास। ठीक है, तो यूनिसेलुलर के पास तो देयर इज गोइंग टू बी ओनली वन सेल, और यहाँ पे हो गए मोर देन वन सेल, है ना, एक सेल से ज़्यादा होगा, मोर देन वन सेल। ठीक है, तो अब देखो जिन भी ऑर्गेनिजम्स में एक सेल से ज़्यादा है, तो उसमें एक सेल से अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है तो हो सकता है कि उनके पास ऑर्गन्स हो, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे हमें प्लूरिफेरेंस में दिखता है। तो ये सेल क्या करेगा, डिवाइड करके अपने जैसे और सेल्स बनाएगा और एक टिश्यू बनाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, सेल डिवाइड करके टिश्यू बना सकता है। ठीक है, किसी के पास ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा तो टिश्यूज में से ऑर्गन्स बनेंगे, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बना सकते हैं, और अल्टीमेटली ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो इस तरीके से एक सेल में से ऐसा एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। ठीक है, सेल डिवाइड करता है और सेल्स बनाता है और टिश्यू फॉर्म होता है, टिश्यू और अलग अलग प्रकार के टिश्यूज फॉर्म होते हैं, ऑर्गन्स फॉर्म करेंगे सब मिलके, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके इस तरीके से ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेंगे। तो इस यहाँ से हमें सेल की एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है कि ये जो सेल है ना, ये डिवाइड कर सकता है और अपने जैसे और कई सारे सेल्स बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो टोटीपोटेंसी दो शब्दों से बने हैं, टोटी यानी कि टोटल एंड पोटेंसी यानी कि पोटेंशियल। ठीक है, तो टोटीपोटेंसी को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द total potential of a cell to divide and form more cells similar to it। सेल्स क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड कर सकते हैं और अपने जैसे और सेल्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी इनकी इन कैपेसिटी को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। ठीक है, अगर हमें पूछे कि सेल की और क्या प्रॉपर्टीज है ना, अगर आपको कोई पूछे कि सेल के और क्या प्रॉपर्टीज हैं या व्हाट इज सेल, सेल क्या है आपके लिए, है ना, सेल की प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ नोट डाउन करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला चीज ये है कि इट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अगर सेल को कहीं अकेला छोड़ दिया जाए तो वो अकेला भी सरवाइव कर सकता है। जैसे हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, है ना, जैसे अमीबा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है जैसे कि अमीबा है, प्रोटिस्टा है, बैक्टीरिया है, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो ये अकेला अकेले सर्वाइव करते हैं, यहाँ पे ये एक सिंगल सेल खुद ही सर्वाइव कर रहा है। सो इट इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसको और सेल्स नहीं चाहिए सर्वाइव करने के लिए, है ना। सो पहला प्रॉपर्टी सेल का ये होता है दैट इट इज़ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस
और ऐसा क्यों है, क्यों ये अकेला रह सकता है? क्योंकि हर सेल सेल के पास एबिलिटी होती है कि सर्वाइवल के लिए, लाइफ के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो ये कंडक्ट कर सकता है। जैसे कि न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का प्रोसेस हुआ, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, एक्सक्रीशन हुआ, ये अकेला कर सकता है। ठीक है, सो इट इज केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल functions required for life, या फिर all functions which are vital for life, आप ऐसे कह सकते हो, which are important for life, important for survival. So all functions that are vital for life, ये वो सारे functions perform कर सकता है। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है that it is the structural and functional unit of life, इसको हम कहते हैं structural and functional unit of life। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों? क्योंकि देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बॉडी का कोई भी ऑर्गन है, जैसे किडनी हो, तो किडनी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किससे बना है? किडनी सेल्स से बना है, जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स इन अ किडनी, पता है ना आपको? तो वो सारे नेफ्रॉन्स मिलके किडनी बना रहे हैं। तो किडनी का स्ट्रक्चर ही वैसे बना है, जैसे एक वॉल कैसे बनती है? ब्रिक्स से बनती है। ब्रिक्स को रिपीटेडली अरेंज करो, एक पैटर्न में वॉल बन जाएगी, दीवार बन जाएगी। वैसे ही सारी नेफ्रॉन्स मिलके किडनी का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो स्ट्रक्चरल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट, क्योंकि जैसे किडनी का काम होता है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी के अंदर भी एक्चुअली कौन कर रहा है? सारे नेफ्रॉन्स मिलके कर रहे हैं, है ना? तो इसीलिए फंक्शनल यूनिट है, यानी किडनी का काम जो है, फंक्शन जो है, वो भी नेफ्रॉन्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अभी हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो अब देखो, जैसे आपको पता है कि सेल जो है ये एक माइक्रोस्कोपिक होता है ना, माइक्रोमीटर्स में इसका साइज होता है। तो नेकेड आइज से तो आपको सेल दिखेगा नहीं, है ना? तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। तो इसका मतलब है सेल को देखने के लिए, यानी कि सेल की डिस्कवरी के पहले माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई होगी, है ना? तो अब देखो, यहाँ पे सेल की डिस्कवरी में जो जो लोग आए, जिन जिन लोगों ने सेल्स, अलग अलग प्रकार के सेल्स को देखा या उसके अलग अलग फीचर्स के बारे में पढ़ा, उन्होंने खुद अपने माइक्रोस्कोप्स डेवलप किए थे। तो इसमें सबसे पहले थे हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने देख सबसे पहले सेल्स को देखा था। He was the first person to observe cells under a microscope। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा? कॉर्क सेल्स को देखा। तो उन्होंने कॉर्क का एक पतला सा स्लाइस लिया। कॉर्क यानी जो ट्री के बाहर होता है ना, बाहर वाला पार्ट, ब्राउन कलर का पार्ट, तो आपको पता है वो डेड सेल्स का बना होता है। कॉर्क इज डेड, इट इज मेड ऑफ डेड सेल्स। अब डेड सेल्स यानी डेड सेल्स के अंदर कोई भी साइटोप्लाज्म, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है, बस उसका सेल वॉल होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, कॉर्क सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा, और माइक्रोस्कोप में इनको, रॉबर्ट हुक को, ऐसे कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स दिखे। और ये जो मैं बना रही हूँ बाहर, ये क्या है? सेल वॉल है। तो बस इनको यही दिखा था, सेल सेल वॉल ही दिखी थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये डेड सेल्स थे। तो अब ये ऐसे कुछ खाली कमरों जैसे दिख रहे थे, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं था, है ना, बिकॉज दीज वर डेड सेल्स। तो इसीलिए इन्होंने इसको नाम दे दिया सेल। तो सेल, ये जो टर्म है, ये आता है सेल्यूला से। ठीक है, सेल कम्स फ्रॉम सेल्यूला, एंड सेल्यूला इज अ लैटिन वर्ड, इस जिसमें लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है एम्प्टी रूम। तो सेल्यूला से ये रॉबर्ट हुक को ये खाली कमरों जैसे दिखे। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने सेल्यूला से ये टर्म डिराइव किया, सेल, और ऐसे स्ट्रक्चर का नाम पड़ा सेल। ठीक है, इसके बाद जो लिविंग सेल्स थे वो सबसे पहले किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स देखे, पर ये सेल्स कैसे थे? डेड थे। तो लिविंग सेल्स सबसे पहले देखे थे एंटनी वैन लीवेनहुक ने। अब एंटनी वैन लीवेनहुक जो थे, ये कपड़ों के व्यापारी थे, एक मर्चेंट थे। तो उनके पास एक लेंस हुआ करता था, जिससे वो अपने कपड़ों को देखा करते थे।
बारीकी से। सो उसी लेंस को यूज करके इन्होंने अपना एक सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप। और फिर इन्होंने क्या किया, पॉन्ड वाटर लिया और इन्होंने ऑब्जर्व किया पॉन्ड वाटर को इसी माइक्रोस्कोप के अंडर। तो उन पॉन्ड वाटर में इनको दिखे प्रोटोजुआ एंड बैक्टीरिया। So he was the first one to observe living cells. ठीक है, he became the first person to observe living cells under the microscope. Under the microscope. और इन्होंने देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी सबसे पहले एंटनी वैन लीeuwenhoek ने ऑब्जर्व किया, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले इन्होंने ही ऑब्जर्व किया। उसके बाद लोगों को पता चला कि ऐसे भी कोई छोटे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं, इनकी स्टडी आगे और बढ़ी और एक साइंस की नई ब्रांच इमर्ज हुई जिसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जिसमें इन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा जाता है। तो इसीलिए एंटनी वैन लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का खिताब दिया गया है। ठीक है, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया के अलावा इन्होंने आरबीसीज को भी ऑब्जर्व किया एंड स्पर्मेटोजोआ को भी ऑब्जर्व किया। तो इन 4 लिविंग सेल्स को इन्होंने देखा था। ठीक है, उसके बाद फिर और जैसे पता चला आप सेल्स है, ऐसे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स है, तो इनकी और ज़्यादा डिटेल में स्टडी होने लगी। सो इसके आगे रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया था न्यूक्लियस। उसके बाद पुरकिंजे ने एक टर्म दिया था प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट वाज डिस्कवर्ड बाय पुरकिंजे। तो इस तरीके से सेल के अलग अलग फीचर्स जो है ये डिस्कस हुए। इसके बाद आगे के जो कुछ टॉपिक्स है जैसे कि सेल सेल का शेप, सेल साइज एंड सेल थियरी, ये हम अगले क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।